दोस्तों जरा सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं एक आइडिया के साथ, वो आइडिया जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी बदल देंगे। और पूरा परिवार इंक्लूडिंग मामा जी भी आपकी तारीफ करेंगे और आप उस आइडिया को असलियत का रूप देने में लग जाते हैं। और पूरे 1 साल की मेहनत और लगभग 2 लाख रुपए आपने जो बना के तैयार किया, उसको पूरे परिवार ने सिरे से नकार दिया। और आपकी मेहनत, समय, पैसा तो बर्बाद हुआ ही, साथ ही पूरा परिवार इंक्लूडिंग मामा जी भी आपकी बुराई करते नहीं थकते। अब इस सिनेरियो को 10,000 या फिर 10,000 गुना बढ़ा दीजिए और सोचिए, जब दुनिया में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स यूं ही बर्बाद होते होंगे तो कैसा होता होगा। आज जहां हर कोई तरक्की की बात करता है, वहीं हम आपको दिखाएंगे इंसानों के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो बन गए उनकी सबसे बड़ी गलतियां। मलेशिया की फॉरेस्ट सिटी। वैसे तो हम सब कहते रहते हैं कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, मगर जब एक देश ने एक शहर को जंगल के अंदर बसाई दिया तो सबसे पहले एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने अपने कदम पीछे कर लिए और अपने फ्लैट की डाउन पेमेंट एक एसी वाले फ्लैट में दे दी। हम बात कर रहे हैं मलेशिया की फॉरेस्ट सिटी की। आपको बता दें कि मलेशिया में 5 आर्टिफिशियल आइलैंड में फॉरेस्ट सिटी डेवलप करने का मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। जितना अच्छा ये आइडिया था और जितने उत्साहित इसको बनाने वाले थे, उतना ही ज्यादा इस प्रोजेक्ट ने उल्टे मुंह की खाई। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन सिंगापुर से महज 20 मिनट की दूरी पर थी, इसीलिए इन्वेस्टर्स भी आकर्षित हुए। इसकी डिजाइनिंग में कई ग्रीन इनोवेशन किए गए और पूरे शहर को सभी सुख सुविधाओं के साथ जंगल वाला फील दिया गया। इसमें 2035 तक $100 बिलियन या करीब 7.45 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाने थे। 50 अपार्टमेंट का यह आइलैंड बनकर तैयार भी हो चुका था, मगर अफसोस ये जंगल रूपी शहर अब हमारे बीच नहीं रहा, जिसकी वजह है इस मेगा प्रोजेक्ट की ज्यादातर फंडिंग चीन से हुई। चीनी नागरिकों को यहाँ मुफ्त में आने का पास दिया गया। इसका असर ये हुआ कि जो निवेशक अपने देश में महंगे अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते थे, उन्होंने फॉरेस्ट सिटी का रुख किया। 2019 तक 80% प्रॉपर्टी का मालिक चीनी हो गए। यहाँ सड़कों पर लगे साइन बोर्ड से लेकर स्कूल तक में चाइनीज भाषा का इस्तेमाल होने लगा। इससे लोकल मलेशियाई लोगों का गुस्सा काफी बढ़ गया। उन्होंने कहा कि ये चाइनीज लोग जहाँ जाते हैं वहां पर अपना कब्जा करने लगते हैं। अब ये हमारे देश के प्रोजेक्ट पर भी अपनी छोटी सी आंख लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से सामाजिक असंतुलन बढ़ा और मलेशिया की सरकार ने यहाँ विदेशियों की प्रॉपर्टी खरीदने पर बैन लगा दिया, जिसकी वजह से आज इस प्रोजेक्ट की स्थिति ये हो गई है कि 7 लाख लोगों के लिए तैयार फॉरेस्ट सिटी में महज 500 लोग रह रहे हैं। और तो और नई प्रॉपर्टी बिक भी नहीं रही है। जिन्होंने पहले से खरीद लिया है वो भी बेचकर जाना चाहते हैं, मगर उन्हें भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इस सब से आपको बस यही सीखना चाहिए कि चाइना की ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। अगर विश्वास ना हो तो हमारे पड़ोसियों श्रीमान पाकिस्तान और श्रीमती श्रीलंका जी से पूछ लीजिए, जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। म्यांमार की राजधानी नेपिडो। दोस्तों, वैसे तो आमतौर पर हर देश की राजधानी पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है, जो इस देश को सेंट्रली कंट्रोल्ड भी करती है। जहां ज्यादातर देशों में राजधानी होती है, वहीं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हुए बता दें कि साउथ अफ्रीका में 3 राजधानी है। खैर चलिए, ये तीनों राजधानी साउथ अफ्रीका के पास पहले से बनी हुई थी। इन्होंने अपने आप कोई डिजाइन नहीं की, मगर हमारे बीच एक ऐसा देश मौजूद है जिसने सोचा कि अपनी राजधानी अपने हिसाब से डिजाइन करके बनाएंगे और पूरी दुनिया में छा जाएंगे। मगर हुआ क्या, वही मुंह की खानी पड़ी। म्यांमार के मिलिट्री ने 2002 में गुप्त राजधानी बनानी शुरू की। ये इतनी गुप्त रखी गई कि साल 2005 में नेताओं ने नई राजधानी की घोषणा तो की, लेकिन जगह नहीं बताई। मगर अंत आते आते साल 2006 में राजधानी नेपिडो की घोषणा की गई और फिर मोस्ट अवेटेड राजधानी में शिफ्टिंग शुरू हुई। $4 अरब यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ वो सब कुछ बनाया गया जो लोगों को आकर्षित कर सकता था। माने 20 लेन का हाईवे, 100 से ज्यादा लग्जरी होटल, गोल्फ कोर्स और बहुत कुछ। बस एक चीज में इन लोगों की कमी रह गई, और वो थी कि आबादी के लिए बेसिक नेसेसिटीज। यानी यहाँ पर सब कुछ लग्जरी तो था, मगर जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए चाहिए होता है वो गायब था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे कॉलेज और कारोबार के मौकों की कमी, जिसकी वजह से लोग नेपिडो को अपना ठिकाना नहीं बनाना चाहते।
और आज की तारीख में ये 20 लेन हाईवे खाली पड़े हैं, होटलों में बुकिंग नहीं है, एयरपोर्ट पर इक्का दुक्का फ्लाइट आती है। अरबों खर्च करने के बाद भी देश की अधिकांश आबादी के लिए राजधानी बेकार है और इसको देखने से ऐसा लगता है मानो यहाँ पर ज़ॉम्बी अटैक हुआ हो या फिर ये राजधानी परमानेंट लॉकडाउन में। आपको बता दें कि लोग इसे घोस्ट कैपिटल भी कहते हैं। तो इससे अगर हमें कुछ सीखने को मिलता है तो वो ये है कि लोगों को लग्जरी से पहले बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत होती है। चाउमीन, मोमोज, पिज्ज़ा हमें अच्छे तो लगते हैं मगर उन्हें हर रोज़ नहीं खा सकते। डेली के लिए तो दाल चावल ही चाहिए होते हैं। अमेरिका का यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। हमारी दुनिया में न्यूक्लियर वेस्ट बहुत बढ़ गया है और आप ये भी जानते होंगे कि इसको बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। मगर आपको यहाँ अमेरिका की तारीफ करते हुए बता दें कि उसने अपनी गलती का एहसास करते हुए इस न्यूक्लियर वेस्ट को कम करने का फैसला किया था और उसके चलते लॉन्च किया था एक प्रोजेक्ट। मगर वो हम क्या कह रहे हैं कि इसने भी औंधे मुंह की खाई। आइए बताते हैं आपको कैसे इसके अच्छे काम में भी इसको हार देखनी पड़ी। दोस्तों, 1980 में अमेरिकी सरकार ने न्यूक्लियर वेस्ट का कोई स्थायी समाधान निकालने के लिए कोशिश शुरू की और 1987 में नेवाडा के यूका माउंटेन को इस वेस्ट से निजात पाने के लिए चुना गया और योजना बनाई गई कि पूरे देश के न्यूक्लियर वेस्ट को एक टनल के जरिए यूका माउंटेन में 300 मीटर अंदर दबाया जाएगा। ये प्लान तो बहुत ज़बरदस्त था और इसीलिए साल 2002 में इस प्रोजेक्ट को अनुमति भी मिली और काम शुरू हो गया। मगर अफसोस, अमेरिका के सभी प्रोजेक्ट सफल हों ऐसा ज़रूरी नहीं। कभी कभी अमेरिका भी पाकिस्तान बन जाता है। हमारा मतलब है अपने प्रोजेक्ट बेकार कर देता है। इसलिए जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया तब नेवाडा के लोगों ने इस रिपोजिटरी के लिए कड़ा विरोध जताया मगर फिर भी ये प्रोजेक्ट रुका नहीं। मगर फिर ओबामा जी के राष्ट्रपति बनने के बाद 2010 में इस प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद कर दी गई। फिर उसके 3 साल बाद एक कोर्ट ने काम शुरू करवाया लेकिन ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। आज के समय इसके हालात ये हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कह दिया है कि नेवाडा में न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी नहीं बनाई जाएगी। आपको बता दें कि इस सब में अमेरिका का $17 बिलियन यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च आया था और इतना खर्च करने के बाद भी आज तक इस मेगा प्रोजेक्ट का कोई इस्तेमाल नहीं हो सका है। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है दोस्तों कि अमेरिका से समझदार देश तो पाकिस्तान ही है। कम से कम उसको पता तो है उसके सारे प्रोजेक्ट्स फेल ही होंगे तो वो किसी भी प्रोजेक्ट में अपना ज़्यादा निवेश करता ही नहीं है, इसीलिए ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। स्पेन का सियुदाद रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, स्पेन की ओवर क्राउडेड मैड्रिड एयरपोर्ट के ऑल्टरनेट के तौर पर सियुदाद रियल एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू किया गया था और ये इतना बड़ा था कि ये सालाना 2 लाख यात्रियों की कैपेसिटी रखता था जिसे 10 लाख तक बढ़ाने की स्कीम थी। यह एयरपोर्ट 2009 में शुरू हुआ मगर अफसोस 2012 में इसे बनाने वाली कंपनी दिवालिया हो गई जिसकी वजह से मेगा प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। साथ ही इस एयरपोर्ट की लोकेशन मैड्रिड से करीब 200 किलोमीटर दूर है। शुरू होने के पहले ही साल ज्यादातर एयरलाइन ने यहाँ आने से मना कर दिया। अब आपको बताएं कि इसका कितना बुरा हाल हुआ तो आप चौंक जाएंगे दोस्तों। साल 2019 में इसे महज 10,000 यूरो में नए मालिकों को बेच दिया गया और 2020 में कोरोना आने के बाद तो सियुदाद रियल एयरपोर्ट को विमानों की पार्किंग यार्ड बना दिया गया जिससे कुछ आमदनी तो हुई। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी लक्ष्मी चिटफंड जैसी कंपनीज को अपना एयरपोर्ट बनाने का ठेका मत दीजिए। हवाई का इंटरस्टेट H3। हवाई में 26 किलोमीटर लंबा इंटरस्टेट H3 हाईवे बेहद खूबसूरत नज़ारों के बीच से होकर गुजरता है और ये अभी तक के सभी प्रोजेक्ट्स में सबसे पुराना सोचा गया प्रोजेक्ट है। इसका प्रस्ताव सबसे पहले 1960 में रखा गया था। तमाम रुकावटों के बाद 1989 में इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ और 1997 में बनकर तैयार हो गया। इसमें $1.3 बिलियन यानी कि करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आया। आपको बता दें कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से दुनिया का सबसे महंगा हाईवे है मगर 1960 के दशक में जिस मकसद से इस हाईवे को बनाने की बात हुई थी वो 40 साल बाद बेकार हो गया। दरअसल इसको हाईवे की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था मगर इसमें दिक्कत यह है कि इस हाईवे का होनोलुलु शहर से कोई डायरेक्ट लिंक भी नहीं है, इसीलिए क्षेत्रीय लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। हवाई का समूह इसे शापित भी मानता है क्योंकि इसके बनने में कई धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया है और आज की तारीख में हवाई का इंटरस्टेट H3 आज सुनसान हालत में।
बेहद सुंदर नज़ारे होने के बावजूद यहाँ बहुत कम गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी आप कुछ करने का सोचते हो तो उसी समय कर लीजिए, वरना टाइम निकलने के बाद उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसी के साथ हम चलते मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अब अगर आपको भी इनमें से कोई अच्छी लोकेशन लगी हो और आपको लगा हो कि इस प्रोजेक्ट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट यानी कि द मिस्टिकल एंड से बर्बाद ना हो और सालों साल चलता रहे, तो चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं।